हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं। मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का। ये क्लास आपके जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित है और ये सीरीज आपकी 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना। हमारी पूरी टीम अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित ये सेशन आपके लिए अलग अलग समय पर ला रही है इसी प्लेटफॉर्म पर। सभी सेशंस को ज्वाइन करिए, अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करिए और अपने एग्जाम एक बार में क्लियर करिए। आज की क्लास की बात करें तो हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल सी, जो कि एक तरह से रिटेल बैंकिंग मार्केटिंग से संबंधित है। मतलब बैंक मार्केटिंग, आप आसान भाषा में समझे तो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 7 P's के बारे में, मतलब एक प्रकार से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा था, बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा था कि कोई संस्था अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को मार्केट में किस तरह से प्रेजेंट करती है, किस तरह से मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टारगेट करती है, सेगमेंट को टारगेट करती है और बिजनेस को जनरेट करती है, प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करती है। तो मार्केटिंग बिजनेस स्ट्रेटजी समझ सकते हैं आप 7 P's को। आपको 4P भी दिमाग में रखना पड़ेगा और 7P भी दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, बनते रहते हैं, केस स्टडी पूछी जा सकती है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिलीवरी चैनल्स के बारे में। डिलीवरी चैनल्स क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे और कुछ बेसिक बातें हम समझेंगे एटीएम से संबंधित। तो मॉड्यूल सी है, एक तरह से मैं पहले बता चुका हूं, बैंक मार्केटिंग पर बेस्ड है पूरी तरह से मॉड्यूल सी। पिछली क्लास में आपने 7 P's के बारे में पढ़ा था और 7 P's के अंतर्गत वो 7 P क्या हैं, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग टूल के तौर पर देखे जाते हैं। इंटरकनेक्टेड टूल्स हैं ये। प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं, फिजिकल एविडेंस तक हम इसको ले जाते हैं। प्रोडक्ट है, प्राइस है, आपका प्लेस है, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेस। ये 7 P's आपको याद रखनी है और साथ साथ में इनके क्या मतलब है। ठीक है, अब आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि हमने मार्केट को एनालाइज कर लिया, उसके एनालाइजेशन के आधार पर प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया। अब बात करते हैं उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करना है और कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई मीडियम होगा। वो मीडियम, वो सोर्सेस जिसके माध्यम से कस्टमर तक इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है, उस माध्यम को, उस मीडियम को हम डिलीवरी चैनल का नाम देते हैं। और आज की क्लास उसी पर आधारित है। हम पढ़ने जा रहे हैं डिलीवरी चैनल होते क्या है, कितने प्रकार के डिलीवरी चैनल्स हैं रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत और उनके अंतर्गत क्या क्या सोर्सेज आते हैं। और डिलीवरी चैनल इन रिटेल बैंकिंग रिफर्स टू द मीडियम, मैं जिसकी बात कर रहा था ना, मीडियम और मेथड थ्रू विच a bank delivers its products and services to customers। तो डिलीवरी चैनल्स वो मीडियम है, वो मेथड्स हैं जिसकी मदद से बैंक जो है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर तक डिलीवर कर पाते हैं। इट एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। तो ये एक प्रकार से इंटरफेस का रोल प्ले करता है बैंक और कस्टमर्स के बीच में, एनेबलिंग ट्रांजेक्शंस, अकाउंट एक्सेस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। ठीक है, अब बात करें, और डिलीवरी चैनल इज अ सिस्टम और नेटवर्क। तो डिलीवरी चैनल को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, ये एक सिस्टम के तौर पर रोल प्ले करता है, नेटवर्क होता है, थ्रू विच अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स सर्विसेज एंड कम्युनिकेट्स विद इट्स कस्टमर्स। तो समझिएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बैंक जो हैं, वो अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ईदर थ्रू फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मतलब सोर्सेज फिजिकल भी हो सकते हैं, सोर्सेज इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। तो अब हम जानने जा रहे हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कि डिलीवरी चैनल कितने प्रकार के होते हैं और उन डिलीवरी चैनल के अंतर्गत कौन कौन से सोर्सेज या फिर मीडियम्स आते हैं। तो जब भी हम रिटेल बैंकिंग डिलीवरी चैनल्स की बात करते हैं तो यहां पर हम इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक फिजिकल चैनल और एक इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल्स। ठीक है, तो वन बाय वन करके इन सारी बातों को समझते हैं। डिलीवरी चैनल की जब चर्चा होती है तो इसके अंतर्गत फिजिकल चैनल आते हैं, इसके अंतर्गत फिजिकल चैनल्स आते हैं, और फिजिकल चैनल में आती है ब्रांचेस, बैंक ब्रांच जिसे बोलते हैं हम लोग, और एक्सटेंशन काउंटर्स, एक्सटेंशन काउंटर्स।
तो ब्रांचेस और एक्सटेंशन काउंटर्स जो हैं ये फिजिकल चैनल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? फिजिकल चैनल के अंतर्गत। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक चैनल। आजकल की बात करें बैंकिंग सिनेरियो की, तो इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल इन दोनों का कॉम्बो चल रहा है मार्केट में। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो हैं वो सबअर्बन्स और अर्बन्स में काफी ज्यादा इस्तेमाल में आती हैं, रूरल में भी अपनी पहुंच काफी हद तक बना ली है उन्होंने। तो जो दूसरा चैनल है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल या फिर रिमोट चैनल्स। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स या फिर रिमोट चैनल्स का नाम दिया जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, कौन कौन से मीडियम आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं नंबर 1 पर एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक या रिमोट चैनल्स की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 3 आपके मेथड्स हैं। एटीएम जिसके माध्यम से सर्विसेज पहुंचाई जाती हैं कस्टमर तक, इंटरनेट बैंकिंग जिसकी मदद से एक कस्टमर इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग सर्विसेज को ऑप्ट कर सकता है, और मोबाइल बैंकिंग जिसके माध्यम से कस्टमर अपने घर पर बैठे अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सारी हर प्रकार की बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाता है। तो ये 2 प्रकार के चैनल्स डिलीवरी चैनल्स के अंतर्गत आते हैं, एक फिजिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक। फिजिकल के अंतर्गत ब्रांचेस आती हैं, एक्सटेंशन काउंटर्स आते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक या रिमोट चैनल्स की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाएं आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले एटीएम्स के बारे में। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं एटीएम से, तो सबसे पहले हम उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। एटीएम्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। बेसिक सी बात है, एटीएम के फुल फॉर्म के बारे में आप सभी साथियों को जानकारी होगी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार बहुत ही बेसिक से बन जाते हैं कि देश का पहला एटीएम कब और किस बैंक के द्वारा और किस शहर में सेटअप किया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते रहते हैं, इसके लिए आपको ये स्टैटिक बातें पता होनी जरूरी है। तो देश का पहला एटीएम, फर्स्ट एटीएम जो है, इंडिया फर्स्ट एटीएम वाज सेटअप बाय एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी बैंक के द्वारा देश का पहला एटीएम 1987 में सेटअप किया गया था, वो भी कहां पर? मुंबई में। किस जगह पर? मुंबई में। ठीक है, ये तो बात हो गई एक स्टैटिक की। अब आपसे कोई पूछे कि देश में कितने सारे बैंक्स हैं, कितने सारे बैंक्स अपने एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर तक, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक कस्टमर जिस जगह पर रह रहा है वहां पर हर प्रकार के बैंकों के द्वारा अपने एटीएम सर्विस प्रोवाइड कर दी गई हो। भाई, अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें तो सरकारी बैंकों की संख्या तो बहुत ही सीमित है। अब ऐसा तो नहीं है कि 12 के 12 सरकारी बैंक जो हैं वो एक ही जगह पर अपने सारे एटीएम लगा दें। मान लीजिए मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर हूं और मेरे घर के आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम नहीं है, तो जो भी बैंक का एटीएम है मैं उससे सेवाएं लूंगा। तो ये कौन सा नेटवर्क है जिसके माध्यम से सारे एटीएम आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उस नेटवर्क के बारे में, जिस नेटवर्क के माध्यम से देश के सारे नेटवर्क एक दूसरे से आपस में, एटीएम जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और कोई भी कस्टमर किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाकर अपनी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकता है। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है जिस सर्विस की, उसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इसे बोलते हैं एनएफएस। और एनएफएस क्या है? ये एक प्रकार का एटीएम नेटवर्क है। ऐसा नहीं कि देश में यही नेटवर्क है, और भी बड़े नेटवर्क हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसे बोलते हैं। ठीक है, वॉज इनिशिएटेड फॉर एटीएम ऑपरेशंस। तो एटीएम ऑपरेशंस के लिए इस पर्टिकुलर सर्विस को इनिशिएट किया गया था, और वो संस्था जिसके द्वारा इस पर्टिकुलर नेटवर्क को डेवलप किया गया उसका नाम आईडीआरबीटी। इस नाम को याद रखिएगा, आईडीआरबीटी। इसके द्वारा एनएफएस को डेवलप किया गया था। आईडीआरबीटी जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय, वो हैदराबाद में है, हैदराबाद में। और इस संस्था की स्थापना देश में बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए की गई थी। यह हमारे देश में रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है, जो कि स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर को फोकस करती है। अब एनएफएस इस समय प्रेजेंटली, देखिए डेवलप तो किया गया इसे आईडीआरबीटी के द्वारा, बट एनएफएस को इस समय प्रेजेंटली मैनेज कौन कर रहा है? तो इसको मैनेज किया जा रहा है एनपीसीआई के द्वारा। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है,
वो इसे मैनेज कर रही है। क्या कर रही है? मैनेज बाय एनपीसीआई। ठीक है, बेसिक बातें हैं लेकिन आपको पता होनी जरूरी है। ओके, अब एक कस्टमर अपने बैंक का एटीएम भी इस्तेमाल कर सकता है, जाकर किसी और बैंक के एटीएम से भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इन एटीएम सर्विसेज पर कुछ सीमाएं यानी कि कुछ लिमिटेशंस, कुछ गाइडलाइंस लाई गई कि किसी दूसरे बैंक एटीएम से पर मंथ कितने फ्री ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, अपने एटीएम से कितने ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। इस प्रकार की गाइडलाइंस आपके सामने है। की पॉइंट्स अबाउट एक्सीडिंग एटीएम ट्रांजैक्शंस, लिमिट्स, चार्ज आफ्टर फ्री लिमिट। सबसे पहले तो फ्री ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप अपने बैंक एटीएम से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पर मंथ 5 फ्री ट्रांजैक्शंस आपको मिलते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ये दोनों मिलाकर है। ठीक है, आप दूसरे बैंक एटीएम की बात करें तो अगर आप मेट्रो सेंटर में हैं, मेट्रो सिटीज 6 कैटेगराइज की गई हैं, तो वहां पर 3 फ्री ट्रांजैक्शंस हैं। और नॉन मेट्रो की बात करें तो वहां पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन है दूसरे बैंक एटीएम से भी। ये तो बात हो गई फ्री ट्रांजैक्शंस की। जैसे कि मैं लखनऊ में हूं इस समय, तो लखनऊ में मैं अपने बैंक एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन कर सकता हूं फ्री, वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मिलाकर है, यानी कि बोथ इसमें शामिल है। अब मैं दूसरे बैंक एटीएम से भी 5 फ्री ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि मैं एक नॉन मेट्रो सिटी में हूं। ठीक है, बट अगर यही मैं हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई इन 6 मेट्रोज में रह रहा होता और मैं यहां पर किसी दूसरे बैंक एटीएम से सेवाएं ले रहा होता तो वहां पर मेरे पास केवल 3 ही फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट है। मान लेते हैं मैंने फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट इस्तेमाल कर ली है, उसके बाद मुझे ट्रांजैक्शन करने हैं, तो पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम जो चार्जेस लग सकते हैं एक्सीडिंग फ्री लिमिट्स वो ₹23 प्लस टैक्सेस होंगे पर ट्रांजैक्शन फॉर एक्सीडिंग द फ्री मंथली लिमिट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है एग्जाम के नजरिए से। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल jab_cap by भास्कर सर। ये तो आपके लिए इसलिए है कि आप इसके माध्यम से अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकें। अब बात कर रहे हैं साथियों हम आपके लिए कि आप अपने जीआईबी एग्जाम एक बार में क्लियर करना चाहते हैं। आज लास्ट डेट है जीआईबी रजिस्ट्रेशन का, 22 तारीख है आज। लगातार हमारी टीम आपके लिए इस आखिरी डेट के बारे में एडवांस में कई बार जानकारी दे चुकी है। आप अपने रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो एग्जाम की प्रिपरेशन की भी शुरुआत करनी जरूरी है। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए जीआईबी महापैक है क्योंकि आपको इसके अंतर्गत चारों पेपर का एक्सेस मिल जाता है, साथ ही साथ में आपको 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। यानी कि एक बार आपने महापैक के साथ अपना याराना बना लिया है तो फिर आपको किसी दूसरे बैच को परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। महापैक जो है वो 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। 6 मंथ 2799, 12 मंथ 3999, 24 मंथ 5999 में उपलब्ध है आपके लिए। साथ ही साथ महापैक के अंतर्गत आपको मॉड्यूल वाइज डीपीपीज, क्लास नोट्स, 24x7 डाउट सॉल्यूशन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, इन सभी का एक्सेस मिल जाता है अलॉन्ग विद 15 प्लस बैचेस। फाउंडेशन 2.0 आपकी डिमांड पर शुरू किया गया। आपके कॉन्सेप्ट पर पूरी तरह से फोकस बैच है। रेगुलर प्लान जो है इसका वो आपके लिए 1999 में है और प्रो प्लान जो है वो 2999 में उपलब्ध है। प्रो प्लान के अंतर्गत आपको जैब एग्जाम से संबंधित 4 बुक्स जो हैं, जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स वो अवेल करा दी जाती हैं। आपको मेंटरशिप बैच मिल जाता है, आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल जाती है अपने एग्जाम से संबंधित, जिसमें आपके 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी शामिल है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। बट अगर आपने महापैक ले लिया है तो उसके अंतर्गत ये बैच आपको मिल जाएगा। तो इसलिए महापैक को हम क्या बोलते हैं? वन स्टॉप सॉल्यूशन। जेबी वीकेंड बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है नवंबर 2026 के लिए। तो नवंबर 2026 के लिए आपके लिए इस बैच को लॉन्च किया गया। वो लोग जिनका बैंकिंग लाइफ बहुत बिजी जा रहा है, पढ़ने का समय बहुत ही कम मिल पाता है, वीकेंड ही उनके पास है, तो वीकेंड बैच है। वीकेंड पे आपकी क्लासेस होंगे सैटरडे संडे को। आपके लिए रेगुलर प्लान 2499 एंड प्रो प्लान 3499 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं एमसीक्यू बैच। फाउंडेशन बैच हमारा खत्म हो चुके हैं, एमसीक्यू बैच आपके लिए लॉन्च कर दिए गए हैं। एमसीक्यू बैच बहुत ही इफेक्टिव होते हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन से, क्योंकि आपके एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड हैं। इसलिए अगर एमसीक्यू बैच आप परचेज करते हैं, फाउंडेशन पढ़ चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा क्योंकि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। 1999 में रेगुलर प्लान है और प्रो प्लान 2999 में है।
आपको महापैक के अंतर्गत ये बैच अवेल हो जाता है। आरबीआई ग्रेड बी टारगेट कर रहे हैं तो समर्थ 2.0 आपके लिए फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए अवेलेबल है। रेगुलर प्लान आपका 2299 में है और प्रो प्लान 3799 में उपलब्ध है। जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए मात्र 1224 में उपलब्ध है और ये किताबें आपके लिए मार्केट में सबसे इफेक्टिव बुक्स के तौर पर देखी जाती हैं, जिनमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ में प्रैक्टिस बहुत दी गई है। टेलीग्राम चैनल की बात करूं तो मैं पहले बता चुका हूं, जैब बैंकर्स JIB_CIB बाई भास्कर सर। मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल के बारे में जानकारी दे चुका हूं। एक बार फिर से, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।